दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को उसके पिता, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आवाज में अचानक फोन आए और वो आवाज ऐसी बातें बताए जो सिर्फ उस व्यक्ति और उसके पिता के बीच की थीं, तो क्या वो डरकर फोन काट देगा? रोहन ने भी फोन नहीं काटा और उस रात के बाद रोहन कभी वापस नहीं आया। ये कहानी उसी काली रात की है जब एक अनजान आवाज ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो किसी फिल्म की बनावटी कहानी नहीं है। ये बात राजस्थान के एक छोटे से गांव देवगढ़ की है। यहाँ रोहन रहता था, जो कि 32 साल का था। एक आईटी कंपनी में काम करता था और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। रोहन के पिता राम प्रसाद की मौत 3 महीने पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उनकी मौत इतनी अचानक हुई कि रोहन उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसे रह रहकर अपने पिता की याद सताती थी। उस रात मार्च की वो अजीब सी रात थी। मार्च का महीना होने के बाद भी हवा में एक अनजानी सी ठंडक थी, जैसे कुदरत कुछ बुरा होने का इशारा कर रही हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी कान में चुभ रही थी। रोहन देर रात तक अपना काम खत्म करके बिस्तर पर लेटा ही था। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन उठाकर नंबर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पापा। हेलो, कौन बोल रहा है? ये नंबर तो पापा का है। पर दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल राम प्रसाद जी की आवाज, धीमी और थकी हुई। रोहन बेटा, सो गया था क्या? आवाज से लग रहा है बहुत थका हुआ है तू। रोहन के हाथ से फोन लगभग गिरने ही वाला था। उसने खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लिया। पापा, ये कैसे मुमकिन है? आप तो 3 महीने पहले हमें छोड़कर चले गए थे। जानता हूं बेटा, पर आज तुझसे बात करने का मन हुआ। तुझे उस नीली डायरी के बारे में बताना था जो मैंने अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में छिपा कर रखी थी। याद है ना, जिसमें तेरे बचपन की सारी यादें लिखी हैं। वो डायरी जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई थी। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। उस डायरी के बारे में सिर्फ रोहन और उसके पापा को पता था। यहां तक कि उसकी पत्नी मेघा को भी इसकी भनक नहीं थी। पापा, वो डायरी तो मुझे भी नहीं पता था कि वो अभी भी वहीं है। आपको ये सब कैसे पता चला? बेटा, बाप हूं मैं तेरा। बाप को अपने बच्चे की हर बात पता होती है। अब तू आराम से सो जा, पर कल सुबह वो डायरी जरूर निकालना। उसमें मेरे हाथ की लिखी एक चिट्ठी रखी है, उसे ध्यान से पढ़ना। रोहन ने फोन नहीं काटा। उसने लगभग 1 घंटे तक बात की। पापा ने उसे वो सारी पुरानी बातें याद दिलाईं जो बरसों से उसके दिल में दबी थीं। वो पहाड़ी झरना जहां वो दोनों घूमने जाते थे, स्कूल का वो पहला दिन, और वो रात जब रोहन को तेज बुखार था और पापा पूरी रात जागकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखते रहे थे। रोहन कभी रोता तो कभी हंसता। वो धीरे धीरे ये भूल गया कि मरे हुए इंसान का फोन आना मुमकिन नहीं है। अगली सुबह होते ही रोहन ने मेघा को सारी बात बताई। रोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? पापा जी का नंबर? पर वो नंबर तो हमने उनके जाने के तुरंत बाद बंद करवा दिया था। मैंने खुद अपने हाथों से उनके फोन का सिम निकालकर उनकी अलमारी में रखा था। मेघा, मुझे पता है ये सब सुनने में पागलपन लगता है, पर उस आवाज में वही बात थी, वही खनक थी जो सिर्फ पापा की आवाज में होती थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस डायरी के बारे में बताया जो मेरे और पापा के अलावा किसी और को भी नहीं पता थी। रोहन, पहले वो डायरी निकाल कर देखो कि वहां कुछ है भी या नहीं। रोहन अलमारी के पास गया और उसकी दराज खोली
और सच में नीली जिल्द वाली एक पुरानी डायरी वहां रखी थी। रोहन के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने डायरी खोली, पन्नों के बीच में उसे एक मुड़ी हुई चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर पापा की ही लिखावट थी। रोहन ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटा, जिस दिन तुम ये पढ़ रहे होगे, समझ लेना कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर चला गया हूं। पर एक बात याद रखना, अगर कोई मेरी आवाज में तुमसे बात करने की कोशिश करे तो भूल कर भी उस पर यकीन मत करना, वो मैं नहीं होऊंगा। ये पढ़ते ही रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रोहन की आंखों से नींद गायब थी। बार बार उस चिट्ठी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं, पर उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर वो पापा नहीं थे तो फिर कल रात फोन पर इतनी देर तक बात किसने की। तभी रात के ठीक 2 बजे, वही समय जब कल फोन आया था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोहन जैसे ही उठने लगा, मेघा ने डर के मारे उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन, मत जाओ, इस वक्त दरवाजा मत खोलना। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। देखो, प्रिया सो रही है, प्लीज रुक जाओ। मैं? शांत हो जाओ, हो सकता है कोई पड़ोसी हो या कोई मुसीबत में हो। मैं बस देख कर आता हूं, तुम अंदर से दरवाजा बंद रखो। रोहन दबे पांव सीढ़ियों से नीचे आया और मुख्य दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बिल्कुल वही अंदाज, वही तरीका जैसे पापा कुंडी खटखटाते थे। 3 बार रोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर उसके पापा खड़े थे। वही कद, वही शरीर और वही धोती कुर्ता जो उन्होंने अपनी आखिरी घड़ी में पहना था। उनके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बिल्कुल वैसी ही थीं। ये देखकर रोहन की आंखों में आंसू भर आए। पापा, आप सच में यहां हैं? पर वो चिट्ठी जो आपने लिखी थी। अरे बेटा, उन बातों को छोड़, मुझे बस तुझसे मिलना था, अपनी प्रिया को देखना था, बस इसीलिए चला आया। क्या अपने बूढ़े बाप को अंदर नहीं बुलाएगा? पापा, अंदर आने से पहले क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वो कौन सी जगह थी जहां आप मुझे मेरे हर जन्मदिन पर ले जाते थे, सिर्फ हम दोनों? ये सुनते ही वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा की आंखें एक पल के लिए ऐसी बदलीं जैसे कोई पुरानी तस्वीर अचानक हिल गई हो। अरे वो नदी के किनारे वाला मंदिर। एक लंबी खामोशी। तुम्हारा जवाब गलत है। पापा मुझे हर जन्मदिन पर शहर के बाहर वाली उस पुरानी मिठाई की दुकान पर ले जाते थे। वो दुकान तो 15 साल पहले ही बंद हो चुकी है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे पापा को ही पता थी। तुम मेरे पापा नहीं हो। जैसे ही रोहन ने ये कहा, दरवाजे पर खड़ी उस आकृति का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और झुर्रियां पिघलने लगीं। अब उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं बचा था, ना आंखें, ना नाक और ना ही मुंह। वो बस एक सफेद, बिल्कुल सपाट और खाली चेहरा थी। और डरावने चेहरे से आवाज निकली। उसका बात करने का तरीका तो बिल्कुल पापा जैसा ही था, लेकिन अब आवाज बदल चुकी थी। अब वो चीज पापा की आवाज नहीं, बल्कि बिल्कुल रोहन की ही आवाज में बोल रही थी। शाबाश बेटे, तुमने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस चीज ने अपना हाथ दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। तभी ऊपर वाले कमरे से मेघा की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। रोहन भागकर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा। वहां मेघा डर के मारे कोने में दुबकी हुई थी। कमरे के बीच में उसकी 7 साल की बेटी प्रिया खड़ी थी। प्रिया की आंखें बंद थी, लेकिन वो बार बार वही बातें बोल रही थी जो रोहन ने रात को फोन पर सुनी थी, बिल्कुल राम प्रसाद जी की आवाज में। रोहन बेटा, सो गया था क्या? आवाज से लग रहा है बहुत थका हुआ है तू। रोहन ने मेघा को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। तभी रोहन को सबसे बड़ा झटका लगा। उसने कमरे की दीवार पर लगी पापा की तस्वीर देखी। तस्वीर में जहां पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, वहां अब वही खाली सफेद चेहरा नजर आ रहा था। तस्वीर के नीचे पापा की लिखावट में एक नई लाइन लिखी थी जो पहले वहां नहीं थी। ये घर मेरा था, ये आवाज मेरी थी, अब
ये बच्ची मेरी है। रोहन अब सब समझ गया था। वो चीज फोन के जरिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो प्रिया के जरिए घर में घुसी थी। उस रात जब रोहन फोन पर घंटों बातें कर रहा था, तब प्रिया के कमरे की खिड़की खुली रह गई थी। वो चीज प्रिया की आवाज और उसकी सांसों के सहारे घर के अंदर दाखिल हो गई थी। फोन पर पापा बनकर बात करना तो बस एक धोखा था, ताकि रोहन बातों में उलझा रहे और वो चीज चुपके से प्रिया को अपने कब्जे में ले सके। मेघा, प्रिया को हाथ मत लगाना, उससे दूर रहो। ये जो भी बला है, ये प्रिया की आवाज का इस्तेमाल कर रही है। प्रिया अभी जिंदा है और इस चीज ने अभी उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं किया है। रोहन, अब हम क्या करें? पुलिस या डॉक्टर हमारी बात नहीं मानेंगे, और अगर प्रिया को अस्पताल ले गए तो ये चीज और फैल जाएगी। मेघा, पापा की उस चिट्ठी में आगे भी कुछ लिखा था। मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा था। शायद पापा को सब पता था, इसीलिए उन्होंने वो खत लिखा था। रोहन भागकर नीचे गया और डायरी उठाकर चिट्ठी का वो हिस्सा पढ़ा जो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। बेटा, अगर ये चीज घर आए, और वो जरूर आएगी, तो उससे एक ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब सिर्फ मैं जानता हूं। उससे पूछना कि मरने से एक दिन पहले मैंने तुमसे कौन सा रंग मांगा था। अगर वो सही जवाब दे तो समझ लेना कि वो सच में मैं हूं, लेकिन अगर वो गलत जवाब दे तो तुरंत घर की दहलीज पर नमक छिड़क देना और मेरी फोटो को उल्टा कर देना। वो यहां टिक नहीं पाएगा। रोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो तुरंत ऊपर पहुंचा। प्रिया अब भी आंखें बंद किए वही आवाजें निकाल रही थी। रोहन ने एक लंबी सांस ली और सीधे प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो भी हो, सुन लो। मेरे पापा का एक सवाल है, उसका जवाब दो। बताओ, मरने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने मुझसे कौन सा रंग मांगा था? प्रिया अचानक रुक गई। घर में एकदम भयानक सन्नाटा छा गया। ये सवाल तुमने क्यों पूछा? जवाब दो। काफी देर की चुप्पी के बाद एक डरावनी आवाज आई, नीला रंग। रोहन की आंखें भर आई। गलत। पापा ने उस दिन मुझसे पीला रंग मांगा था, एक पीला गेंदे का फूल, ताकि हम उसे दरवाजे पर लगा सकें। वो कहते थे कि पीला रंग बुरी आत्माओं को घर में आने से रोकता है। तुम मेरे पापा नहीं हो। रोहन फौरन रसोई की तरफ भागा, नमक उठाया और पूरे घर की चौखटों पर बिखेर दिया। उसने पापा की तस्वीर को दीवार पर उल्टा लटका दिया। उसी पल घर के हर कोने से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी, जैसे जलते हुए लोहे पर किसी ने पानी गिरा दिया हो। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। प्रिया की आंखें खुल गईं और वो जोर जोर से रोने लगी। मेघा दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। रोहन वहीं दरवाजे पर बैठ गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसे सुकून था कि उसका परिवार अब सुरक्षित है। अगली सुबह रोहन ने एक अजीब बात देखी। पापा की जो तस्वीर उसने रात को उल्टी की थी, वो सुबह अपने आप सीधी हो गई थी। लेकिन अब तस्वीर में पापा बहुत खुश और मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। तस्वीर के नीचे पापा के ही हाथों से एक नई बात लिखी थी, शाबाश बेटे, मुझे यकीन था कि तू उसे पहचान लेगा। अब दरवाजे पर गेंदा लगाना मत भूलना। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। कुछ रिश्ते मौत के बाद भी हमें बचाने आते हैं, और कुछ बुरी चीजें उन्हीं रिश्तों का मुखौटा पहनकर हमें तबाह करने आती हैं। बस एक ही फर्क है, एक में प्यार होता है और दूसरे में सिर्फ भूख। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई अजीब घटना हुई हो, कोई आवाज़ सुनी हो या कोई अनजाना एहसास हुआ हो, तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी ईमेल नीचे दी गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज रात सोने से पहले अपने घर की चौखट पर एक बार ज़रूर नज़र डाल लेना, बस एक बार।